Good morning students. This video is sponsored by Virgin Mary High Secondary School Ujjain. Today we will start class 8 Social Science chapter 4 National Integration. In this chapter we have read earlier what is national integration and the concept of national integration. Today we will start disruptive forces of integration. Disruptive forces of integration यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व। पहले बताया जा चुका है कि जो एंशिएंट इंडिया था उसमें नेशनल इंटीग्रेशन की कोई समस्या नहीं थी। इंटायर नेशन यानी पूरा का पूरा जो देश था वो यूनिटी के सूत्र में बंधा हुआ था। देश में सेपरेशन की जो प्रवृत्ति है उसको विकसित करने की दिशा में सोचा समझा पहला कदम 19th सेंचुरी में उस समय उठाया गया जब यहाँ पे रेस थ्योरी प्रचलित थी। उसके आधार पर भारत में रहने वालों लोगों को यहाँ पर अलग करने का प्रयत्न किया गया, पर अब इन बातों का प्रभाव कम होने लगा है। वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में जो नेशनल इंटीग्रेशन में बाधा पहुँचाने वाले कई सारे तत्व विद्यमान हैं। हमारे समाज में जो है व्यक्तिगत हित के लिए कुछ लोग इन्हें बढ़ावा देते हैं और कभी कभी लोग अपने रिलीजियस, कास्ट, लैंग्वेज और रीजन यानी धर्म, जाति और भाषा और तथा क्षेत्र के मामले में अधिक ही सेंसिटिव हो जाते हैं। इससे समाज में कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन यानी कि तनाव और संघर्ष की स्थिति बन जाती है और यह स्थिति देश की यूनिटी को कमज़ोर कर जो अखंडता के लिए यानी इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के लिए खतरा पैदा करती है। द डिस्ट्रप्टिव फोर्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन आर राष्ट्रीय एकीकरण के बाधक तत्व इस तरह से हैं। फर्स्ट है आपका कम्युनलिज्म यानी कि सांप्रदायिकता। जो कम्युनलिज्म वर्ड है वो कम्युनिटी से ओरिजिनेट या बना है। कम्युनलिज्म का अर्थ है ऐसी फीलिंग्स और ऐसे क्रियाकलाप जो अपने संप्रदाय और उसकी विशेषताओं को तो श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरे की जो कम्युनिटी होती है और विश्वास होते हैं उनको इन्फीरियर यानी कि हीन समझते हैं और उनके जो इंटरेस्ट होते हैं उनको नेशनल इंटरेस्ट यानी कि राष्ट्रीय हितों के ऊपर समझते हैं। कम्युनलिज्म यानी कि सांप्रदायिकता हमारे देश की यूनिटी के लिए मुख्य थ्रेट यानी कि खतरा है। हम सभी जानते हैं कि नैरो कम्युनल जो थॉट्स होते हैं उनके कारण यानी कि सांप्रदायिक विचारों के कारण 1947 में कम्युनल रिवोल्ट्स सांप्रदायिक दंगे हुए थे जिससे कि इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। भारत और पाकिस्तान में लाखों लोग इन दंगों में मारे गए थे और बेघर हो गए थे। इंडिपेंडेंस डे के इतने वर्षों बाद भी भारत में कई स्थानों पर कम्युनल टेंडेंसी और कम्युनल रिवोल्ट्स यानी सामाजिक तनाव और सांप्रदायिक दंगों में होते रहते हैं। यह सब सेल्फिश इंटरेस्ट और रिलीजियस बिगोट्री के कारण होता है या धार्मिक कट्टरता के कारण होता है। बहुत सारे रिलीजियस या धर्म होने से कोई हानि तो नहीं है, लेकिन जब कोई वन रिलीजियस कम्युनिटी यानी कोई एक धार्मिक जो समाज होती है वो अपने हितों को या अपनी इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट या राष्ट्र हित के ऊपर रखती है तो इससे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी यानी एकता और अखंडता को निश्चय ही हानि पहुंचती है। इसलिए हमें हमेशा वी शुड नेशनल इंटरेस्ट अबोव ऑल, हमें राष्ट्रीय हितों को सबसे पहले रखना चाहिए। सेकेंड है आपका लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। चूँकि भारत में जो है अनेक लैंग्वेज और डायलेक्ट्स यानी कि भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। सभी जानते हैं कि हमें अपनी मदर टंग और बोली से प्रेम होता है। हम अपने जितने भी अवर डेली रूटीन्स होते हैं या जो भी दैनिक क्रियाकलाप होते हैं उनमें हम इनका उपयोग करते हैं। किसी रीजन के अधिकांश व्यक्ति केवल अपनी मदर टंग को ही समझ पाते हैं। इसलिए प्रत्येक रीजनल लैंग्वेज को या क्षेत्रीय भाषा को संबंधित स्टेट की राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। यह डेमोक्रेटिक स्पिरिट के अनुकूल भी है। मदर टंग के माध्यम से शिक्षा देना अधिक सरल और उपयोगी होता है। किसी लैंग्वेज को ऑफिशियल पर्पस के रूप में प्रयोग करने से उस भाषा का भी विकास होता है। कई बार डिफरेंट लैंग्वेज पर देश में सोशल टेंशन पैदा हो जाता है और फियरफुल ऑफ इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षा की भावना के चलते भी कई जो लैंग्वेज ग्रुप्स हैं वो अपने लैंग्वेज इंटरेस्ट को या भाषाई हितों को राष्ट्रीय हित से अधिक प्राथमिकता देने लगते हैं।
ये लोग अपनी मदर टंग से तो प्रेम करते हैं, लेकिन दूसरी जो लैंग्वेज होती है उनके प्रति नैरो व्यूज यानी संकीर्ण और घृणा या हेटेड की भावना या घृणा की भावना रखने लगते हैं। इस प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है वो हमारी यूनिटी ऑफ नेशन यानी राष्ट्रीय एकता को वीक करती है या कमज़ोर करती है। हमें मदर टंग के साथ साथ अन्य लैंग्वेजेस के प्रति भी रिस्पेक्ट या सम्मान का भाव रखना चाहिए। पुराने समय में जो वर्ना या कास्ट सिस्टम यानी जातिवाद जो था वो व्यक्ति के ऑक्यूपेशन यानी कि व्यक्ति के जो कार्य करता था उसके ऊपर आधारित था। जो कास्टिज्म जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन में बहुत बड़ी बाधा है। कास्ट एक यूनिट है जिसके सदस्य जो है आपस में ही शादी विवाह और खान पान के नियमों में बंधे रहते हैं। कास्ट के जो पीपल्स होते हैं वो जातीय बंधनों को तोड़ नहीं पाते और वे समाज में विटल यानी कि व्यापक भूमिका नहीं निभा पाते, और यह व्यवस्था जो है हेरिडेटरी यानी वंशानुगत हो गई और जाति कर्म के स्थान पर जन्म से जोड़ दी गई। इसमें बहुत से दोष आ गए। इसमें कास्ट सिस्टम में के बहुत सारे दोष हैं, जैसे कि फर्स्ट जो है कास्ट सिस्टम डिवाइड सोसाइटी इनटू हाई एंड लो क्लासेस। जाति व्यवस्था जो है समाज को हाई और लो यानी उच्च और निम्न वर्ग में बांटती है। उच्च जातियाँ जो होती हैं यानी अपर कास्ट एक्सप्लॉइट द पीपल ऑफ लोअर क्लास यानी अपर ऊंची जाति के लोग हैं वो छोटी जातियों का शोषण करते हैं। कास्ट डिफरेंस बिकम मोर रिगिड, जातिगत भेदभाव जो है उसके कारण वो कठोर हो जाते हैं। प्रेशर ऑफ कास्ट इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स, जातियों का दबाव राजनीति को भी प्रभावित करता है। कास्ट सिस्टम क्रिएट्स ट्रबल इन द इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड यूनिटी ऑफ द नेशन, जाति प्रथा से देश की एकता और आर्थिक प्रगति में भी बाधा आती है। सोशल रिफॉर्मर्स वॉइस्ड कंसर्न अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जाति भेदभाव के विरुद्ध समय समय पर समाज सुधार को यानी कि सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा आवाज़ उठाई गई और सुधार के प्रयास किए गए। इनमें से प्रमुख हैं द प्रोमिनेंट रिफॉर्मर्स व संत रामानंद, संत कबीर, श्री चैतन्य महाप्रभु, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक्सेट्रा। वर्तमान में स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड शिक्षा के प्रसार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और औद्योगिक विकास तथा अर्बनाइजेशन यानी कि जो शहरीकरण से जाति व्यवस्था के बंधन जो हैं वो थोड़े से कम हुए हैं। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में छुआछूत यानी कि अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया गया है। राज्य या स्टेट द्वारा किसी भी जाति या धर्म के आधार पर किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव का व्यवहार नहीं किया जाता है। और द कास्ट सिस्टम इज़ द मेजर हर्डल इन द पाथ ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, यानी जातिवाद जो है, जो कास्ट सिस्टम है वो हमारी राष्ट्रीय एकता यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन में भी एक प्रमुख बाधा। आपका टेररिज्म यानी कि आतंकवाद, जो टेररिज्म है वो विश्व के समक्ष आज एक गंभीर थ्रेट यानी कि चुनौती बना हुआ है। यह डेमोक्रेसी व ह्यूमैनिटी यानी कि लोकतंत्र और मानवता के विरुद्ध एक क्राइम है, यह अपराध है। यह एक बारबरस यानी कि क्रूरतापूर्ण नरसंहार है। टेररिस्ट जो लोग होते हैं वो भय व आतंक के द्वारा अपने विचार मनवाना चाहते हैं। रिलीजियस फैनेटिक्स लोग यानी धार्मिक कट्टरता से प्रेरित लोग निर्दोष व्यक्तियों की जान ले लेते हैं और इस टाइप की घटनाओं में भाग लेते हैं। इस तरह की एक्टिविटी से वे सेपरेशन यानी कि अलगाव चाहते हैं और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए हिंसा का सुनिश्चित प्रयोग करते हैं। यही टेररिज्म कहलाता है। टेररिस्ट जो है वो हिंसा में विश्वास रखते हैं और डिवास्टिंग यानी कि विध्वंसात्मक कार्यवाही करते हैं। इससे देश को भारी हानि होती है। टेररिस्ट ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट कभी ना कभी उनकी बात मान लेगी और इसलिए वे वायलेंस यानी कि हिंसक, अनडेमोक्रेटिक, अलोकतांत्रिक व इल्लीगल अनैतिक साधनों का प्रयोग भी धर्म की आड़ में लेकर के करते हैं। इन प्रेजेंट या वर्तमान में जो टेररिज्म है यानी कि आतंकवाद हमारी राष्ट्रीय एकता यानी कि नेशनल यूनिटी को डिसइंटीग्रेट या खंडित करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। लास्ट है आपका सेपरेशन यानी कि पृथकतावाद। जब रीजनलिज्म यानी क्षेत्रवाद की अति डिस्टर्बिंग स्टेट यानी आक्रामक अवस्था ही सेपरेशन को जन्म देती है या पृथकतावाद को जन्म देती है। हम देश से अलग होकर के अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की मांग करना ही सेपरेशन है।
कई कास्ट और लैंग्वेज यानी जाति और भाषा के लोग यहाँ रहते हैं। कभी कभी जब ये अपनी उपेक्षा महसूस करते हैं तो ये सेपरेट राज्य बनाने की मांग करने लगते हैं। जो बॉर्डर स्टेट होते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं उनमें इस प्रकार की फीलिंग्स पाई जाती है और जिसके कारण से सेपरेशन की भावना जो है वो प्रबल होने लगती है। और इस भावना को देश की अस्थिरता में रुचि रखने वाली यानी कि जो यहाँ नहीं चाहते कि यहाँ शांति बनी रहे, ऐसी जो एक्सटर्नल फोर्सेस या बाहरी ताकतें होती हैं उनके द्वारा इन्हें भड़काया जाता है। देश के अंदर रहने वाले कुछ लोग भी अपने इंटरेस्ट की पूर्ति के लिए या अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस प्रकार की भावनाओं का प्रयोग करते हैं। जो हमारे राष्ट्र विरोधी या नेशंस इनेमीज होते हैं वो कट्टरपंथी यानी कि फंडामेंटलिस्ट जो लोग होते हैं वो वायलेंस यानी हिंसक साधनों और टेररिज्म यानी आतंकवादी तरीकों का प्रयोग करने लगते हैं। सेपरेशन टेंडेंसी जो होती है यानी पृथकतावाद की प्रवृत्ति जो है नेशनल यूनिटी के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय, डिसेंट्रलाइज्ड यानी विकेंद्रीकृत और संतुलित विकास बैलेंस डेवलपमेंट से सेपरेशन की भावना को समाप्त किया जा सकता है।